नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वायरमेंट की वीकली करंट अफेयर सीरीज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे दो टर्टल्स के बारे में जो कि कसार कोड में एक वाइल्ड फायर के दौरान मर गए। यहाँ पर पहला टर्टल है आपका फ्लैप शेल टर्टल, जो कि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर शैलो, क्वाइट या स्टेगनेंट वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, साइट के अपेंडिक्स 2 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है ये। इसके अलावा ब्लैक टर्टल की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट में ये प्रोमिनेंटली मिलता है। आपका लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है ये। अभी रिसेंटली आपने अरिकोपैन के बारे में सुना होगा ना, एक हाथी जो आपका थेनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत उत्पात मचा रखा था, उसे पकड़ लिया गया है अभी। अब यहाँ आपको याद रखना है कि इसे रीलोकेट किया गया है कलाकड टाइगर रिजर्व में। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न घाट में आपका लोकेटेड है। यहाँ पर माउंटेन रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ड्राई थॉर्नी से लेकर ड्राई डेसिडुस तक आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये पार्ट है आपका अगस्तमलई प्रोटेक्टेड एरिया का और तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा यहाँ से आपकी थमीरा बरानी भी रिवर फ्लो करती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन पहले यूपीएससी पूछा करता था, अभी 2-3 सालों से आपको किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन की। इसे समझने से पहले आप ओजोन की फॉर्मेशन समझिए। देखिए, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यानी O2, जब ये एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इससे फॉर्म होती है आपकी O3 यानी कि ओजोन। अब ये जो ओजोन है एटमॉस्फेयर के अंदर 2 लेवल पे देखने को मिलती है, एक तो ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे और दूसरा आपको देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर के लेवल पे। अब यहां इन दोनों के बारे में एक चीज याद रखना, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसे कहा जाता है बैड ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन। ये दूसरी जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलने वाली, इसे कहा जाता है गुड ओजोन। अब इसे गुड ओजोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जो सनलाइट धरती के ऊपर आती है, इस सनलाइट के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी यूवी रेज। अब ये जो यूवी रेज हैं, अगर ये धरती पे पहुंच जाए तो प्लांट्स की लीफ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जैसे जो प्रोसेस हैं उनमें कमी आ जाती है। इसके अलावा अगर ये ह्यूमंस की स्किन के ऊपर पड़ती है लाइट, तो इससे स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये जो ओजोन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ये बेसिकली आपकी इस बीमारियों को रोकने का काम करती है। तो इस वजह से इसे नाम दिया गया गुड ओजोन। ऑल्दो कुछ केमिकल्स की वजह से इसकी कंसंट्रेशन कम हुई, जिसकी वजह से आपको वियना कन्वेंशंस देखने को मिले, या आप ये कह सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट जैसी चीजें देखने को मिली। फर्दर जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप याद रखना कि वियना कन्वेंशन प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, ये तीनों ही डील करते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से, ट्रोपोस्फेरिक नहीं। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को बैड ओजोन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे बैड ओजोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे जो लंग्स हैं, इन्हें ये परमानेंटली डैमेज तक कर सकती है, तो जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो अस्थमा जिन लोगों को है, उनकी परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्हें सांस लेने में और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है बैड ओजोन, क्योंकि ये लंग्स को बुरी तरह से डैमेज करके क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब यहां आपको ये तो पता लग गया इसे बैड ओजोन कहते क्यों हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है इसे समझें आप। देखिए, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है एयर के अंदर, या आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं आपकी सनलाइट के साथ, इससे फॉर्म होती है आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब ये जो ओजोन है, इसके लिए एक कंडीशन ये है कि सनलाइट होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एक स्टेबल एयर मास चाहिए यहाँ पे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी रिसेंटली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली के अंदर 92 डेज के अंदर 87 डेज ऐसे थे जहां पर ओजोन की जो कंसंट्रेशन है ग्राउंड लेवल ओजोन की यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की, वो काफी ज्यादा देखने को मिली, खासकर साउथ दिल्ली वाले एरिया में। ये यहां पर क्रॉनिकली इफेक्ट कर रहा है लोगों को। इसके अलावा एक रेयर फिनोमेना ये भी देखने को मिल रहा है कि सनसेट के बाद भी आपकी ओजोन की जो लेवल है काफी एलिवेटेड रहे, काफी ज्यादा रहे। अब सनलाइट जब नहीं होगी तो ओजोन की फॉर्मेशन होती नहीं है, बट स्टिल ये चीज देखने को मिली, तो काफी रेयर है ये चीज। इसके अलावा ओजोन के बारे में आपको ये याद रखना है कि एक कलरलेस गैस है जो कि हाईली इरिटेटिंग है। आइए अब जान लेते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी। देखिए, ये एक आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में बनी थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इसको पावर दी गई है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर भी, एंड इवन
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर भी इसे कुछ पावर गिवन है। इसका काम क्या है? ये क्वालिटी ऑफ एयर को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है एयर पोल्यूशन को, और साथ के साथ वाटर पोल्यूशन को भी रोकने की कोशिश करता है। इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी कनाडा में हमें वाइल्ड फायर देखने को मिला है। देखिए, कोई नई बात नहीं है कनाडा में वाइल्ड फायर। नई बात यह है कि ये हमें ईस्टर्न साइड पे देखने को मिल रहा है, कि वेस्टर्न साइड पे तो ये काफी कॉमन है। वेस्टर्न साइड में क्या है कि यहां आपका कोल्ड करंट आता है। कोल्ड करंट आने की वजह से इस एरिया में ड्राई कंडीशन रहती है। अब जैसे ही हीट पड़ती है या आपके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, जैसे मान लीजिए कोई कैंपिंग करने गया और कैंपिंग करने के बाद वहां पर बॉन फायर जलता हुआ छोड़ दिया, या किसी ने सिगरेट पी, उसके बड की वजह से आपको फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको ट्रीज जो देखने को मिलते हैं दैट आर एवरग्रीन कॉनिफॉर ट्रीज। अब ये जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, इनमें रेजिन की क्वांटिटी जो है आपकी काफी ज्यादा मिलती है, जो कि बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है। इसकी वजह से वेस्टर्न साइड पे तो ये क्वाइट कॉमन है, लेकिन अभी रिसेंटली हमें ईस्टर्न प्रोविंसेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, इन एरियाज लाइक नोवा स्कॉटिया, क्यूबेक, ऑन्टारियो, ऐसे एरियाज में। अब यहां प्रॉब्लम यह है कि यहां आपके कोल्ड एंड वार्म करंट आपस में आके मिलते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी आपकी काफी ठीक ठाक रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, और यहां पर आपको एकेडेनियन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि एक ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, जिसमें आपको शुगर मेपल्स जैसे ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक ट्रीज आपको एवरग्रीन कॉनिफॉरस भी देखने को मिलते हैं। बट अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि भाई यहां पर स्नोफॉल कम हुई है। अब क्योंकि मॉइस्चर था, हाई लैटिट्यूड है आपका, वैसे तो स्नोफॉल ठीक ठाक होनी चाहिए थी मॉइस्चर के कारण, बट क्योंकि अभी स्नोफॉल कम हुई है और अभी हीट वेव भी देखने को मिल रही है और बहुत लंबे समय तक ड्राई स्पेल पड़ा है आपका, इसकी वजह से यहां पर फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हुआ है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है एरियाज लाइक न्यूयॉर्क, टोरंटो और ओटावा में। इसका वर्स्ट इंपैक्ट देखने को मिला आपको ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग इस एरिया को छोड़ के चले गए हैं। साथ के साथ ऑयल की और गैस की प्रोडक्शन यहां पर कम हो गई है। अब ऑयल की और गैस की प्रोडक्शन कम होने की वजह से कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपको यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अदर प्रोविंसेस में भी। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दैट इज नामदफा नेशनल पार्क, या टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं। इसके बारे में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहां पर योबिनी कम्युनिटी आपकी देखने को मिलती है, जिसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ टसल चल रही है। अब हुआ यह था कि 2022 में ये जो आपकी योबिन कम्युनिटी है, इनको नामदफा नेशनल पार्क में से निकाल दिया गया। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि बुरमा नला कैंप, जो ये आपका नाला कैंप है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप है, यहाँ पर अटैक कर दिया इस योबिन कम्युनिटी ने, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। अब इनका कहना यह है कि इन्हें ज़बरदस्ती इनकी होमलैंड से निकाल दिया गया, इसलिए इन्होंने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी हमें, जब भी आप कोई किसी चीज़ को, किसी एरिया को एविक्ट करने की सोचते हैं, तो यू मस्ट फोकस अपॉन द लोकल कम्युनिटी एज वेल। आप जब तक बॉटम अप अप्रोच नहीं अपनाएंगे कि उनकी सुन के और फिर उनके अकॉर्डिंगली अपने प्लान को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक इसी तरह की आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नामदफा या नोही दिहांग रिवर आपकी फ्लो करती है। यहाँ आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पर। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल है, मानसून है, वो अच्छी खासी बरसात करता है यहाँ पे। ये आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है मिशमी और पतकई बूम के बीच में। यहाँ पर दफा बूम भी बोला जाता है, जो मतलब मिशमी की आपकी एक इंपॉर्टेंट पीक है। अब यहाँ आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है? देखिए, अगर बात की जाए इसके बॉटम पे, तो जो रेनफॉल की साइड आपका एरिया है, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल या एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेयर एज रेन शेडो एरिया में आपको बॉटम की तरफ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रेनफॉल मतलब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिडिल पार्ट में आपको माउंटेन टाइप देखने को मिलता है, और हाईएस्ट पीक जो ऊपर है आपकी, यहाँ पर आपको आर्टिक टाइप ऑफ या टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। ये एरिया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। अगर बात की जाए यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती है, तो यहाँ आपको देखने को मिलती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्लाइंग स्क्विरल, हुल्लॉक गिबन जो कि इकलौता एप है जो भारत में देखने को मिलता है, स्नो और क्लाउडेड लेपर्ड्स, इसके अलावा टाइगर भी आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि अब इंप्रूव हो रही है आपकी यमुना में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। जैसे मान लीजिए एक वाटर बॉडी आपकी फ्लो कर रही है, जैसे ये मान लीजिए एक वाटर बॉडी है।
अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि किसी ने अपने एरिया का सीवेज का वेस्ट लाके डंप कर दिया इस रिवर में। अब जैसे इस वेस्ट को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर आपका इंक्रीज होगा, इसको डीकम्पोज करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया हैं या फंगस है वो पनपने लगेगी इस एरिया में। अब धीरे धीरे वो इसको डीकम्पोज तो करेंगे, बट इससे क्या होगा कि इस पानी में जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि ये सभी लिविंग बींग्स हैं तो इसी वजह से इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपके बैक्टीरिया और फंगस की लाइफ को भी सपोर्ट करती है वहां पे, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट प्रेजेंट है आपके रिवर के अंदर। इसके अलावा सीवेज वेस्ट के बारे में भी ये आपको इन्फॉर्म करता है कि ज़्यादा अगर आपका सीवेज वेस्ट होगा तो बीओडी की डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले यमुना, जहां पर आपका आईएसबीटी गेट है, यहाँ पर आपका यमुना के साथ मोर्ज करता है नजफगढ़ ड्रेन, तो यहाँ पर आपको पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 42 के आसपास देखने को मिलती थी। अब ये घट 38 हो चुकी है, मतलब 2022 में जो होती थी उससे थोड़ी कम हुई है। इसके साथ साथ नजफगढ़ ड्रेन की बात की जाए तो इसमें भी आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 80 से घटकर 53 हो चुकी है। अब ये सब कौन मॉनिटर कर रहा है? तो आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनजीटी के ऑर्डर पर जनवरी में, और ये इसको जिम्मेवारी दी गई है कि आप पोल्यूशन कम करेंगे यमुना के अंदर। और यहाँ इसे कहा गया कि आप क्वार्टरली बेसिस पे पोल्यूशन का ग्राफ तैयार करें ताकि हमें पता लग सके कि किस लेवल पे आपका पोल्यूशन कम हो रहा है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए टाइमली आपकी मेजरमेंट लेता रहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यमुना के अंदर। अब यहाँ क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक तो मिनिमम फ्लो मेंटेन करना होता है फ्रेश वाटर का, ताकि पानी के अंदर आपकी स्पीशीज जो या बायोडाइवर्सिटी जो है प्रेजेंट वो बनी रहे। इसके अलावा यहाँ पर आपको करना होता है कि जो पोल्यूटेंट है या आपके पोल्यूशन है जो उसके सोर्सेज है उसको कम करना होगा। तो जो भी डिस्चार्ज वगैरह कहीं से भी आ रहा हो उसको आपको कम करना होगा। तो यहाँ पर इन्हें ये कहा गया है कि इस कमेटी को कि आप एक्सपैंड कीजिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, और कैसे बेस्ट वे में सीवेज को ट्रीट करा जा सके इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।